जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी जीडी का आज मॉडल पेपर है जिसमें आप लोगों को 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे जीएस के। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग भैया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आप लोग शेयर करिएगा सबसे पहले, फिर हम लोग क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि देखिएगा, जीडी के एग्ज़ाम जो है वह 10 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। तो अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, ठीक है। समय बहुत कम है, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। कम से कम एक सप्ताह में 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर करिएगा। 4 से 5 प्रैक्टिस सेट करिएगा, तभी आप लोगों का कुछ भला हो पाएगा। देखिएगा, दूसरी चीज़ें और हैं आप लोगों के साथ में। करंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पूरा एक साल का करंट अफेयर्स जो है उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। हिंदी जो है, हिंदी की भी अपनी क्लास जो है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा। एक एक टॉपिक अगर आप अभी भी पढ़ेंगे तब भी आपके 20 में से पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस रहेंगे। तो आप लोग पहले तो वीडियो को शेयर करिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग जो है इनको समेटिएगा और क्लास अच्छे से पढ़िएगा। और देखिएगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप लोग सर्च कर लीजिएगा सिलेक्शन, कोई स्पेस नहीं है, मेंटर, और आर 2 बार है और स्टार्टिंग में @ है, ठीक है। इससे आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पर हमारी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बाकी देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? अन्वाय सुहेली, हस्त बहिस्त, रज्मनामा, आयर दानिश। तो बताइएगा। देखिएगा, जब अकबर का काल आता है तो अकबर अपने यहाँ एक अनुवाद विभाग की स्थापना करता है। किसकी? अनुवाद विभाग की, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जितनी पुरानी पुस्तकें होती हैं उनका अनुवाद करवाता है। तो उन्हीं में से महाभारत जो एक पुस्तक है हमारी, जिसको हम ये जो कि क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। आपसे देखो यहीं पे पूछ लिया जाए कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसका महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। और इसको लिखा किसने था, मतलब इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना जो है वो महर्षि वेद व्यास ने की थी। किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। और महाभारत का जब फारसी भाषा में अनुवाद किया तो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने। किसने? फैजी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया और नाम रखा रज्मनामा। क्या नाम रखा? रज्मनामा नाम रखा। तो सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। रज्मनामा नाम रखा और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो फैजी ने किया, ठीक है। चलिए, देखिएगा, एक दो पुस्तकें और हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गणित की एक पुस्तक है लीलावती। क्या नाम है? गणित की एक पुस्तक है लीलावती। इसका भी अनुवाद जो है वह किसने किया था? फैजी ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? फैजी के द्वारा ही इसका भी अनुवाद किया गया था। दूसरी चीज़ आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रामायण था, ठीक है, जो रामायण थी, रामायण का भी अनुवाद जो है वह बदायूनी ने किया था। और जो आपकी अन्वाय सुहेली है, ये जो पंचतंत्र पुस्तक है हमारी, इसका नाम क्या रखा गया था? अन्वाय सुहेली रखा गया था, इसका अनुवाद करके नाम, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? बताइएगा। ब्रिटिश सरकार ने, अकबर द्वितीय ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आप लोग आंसर बताइएगा। देखिएगा, राजा राम मोहन राय जो थे, इनको अकबर द्वितीय ने, किसने? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखो, इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का प्रतक कहा जाता, जनक कहा जाता है। 1829 में इन्होंने बेंटिक, ठीक है,
के साथ मिलकर क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने ही 1828 में, किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी वह कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। मतलब इंग्लैंड में ये गए, और क्योंकि ये अकबर द्वितीय के लिए पेंशन की बात करने गए थे, वहीं इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताइएगा। इन्होंने 1897 में क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरी चीज़, जो 1893 था, ये शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कहाँ? शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र नाम था। और जो खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद जो था, इनका ना, पहले इनका नाम नरेंद्र था, लेकिन जो वहाँ के राजा थे खेतड़ी के, उन्होंने इनका नाम जो था वो बदल दिया था। शायद जिनका नाम खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे, उन्होंने इनका नाम बदल दिया था। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का प्रावधान है? बताइएगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 110। देखिएगा, अनुच्छेद 74 में क्या है? तो प्रधानमंत्री है। किसका पद है? प्रधानमंत्री। ठीक है। इसके साथ में 72 में क्या, 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। 76 में क्या है? तो महान्यायवादी है। कौन है? महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 110 में कौन है? तो अनुच्छेद 110 में आप लोगों का क्या है? धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। देखिएगा, जो महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी जो होता है वह सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। बताइएगा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? बताइएगा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? जल्दी से बताइएगा, जिसको भी पता हो। तो कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। तो सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक रूप से भारत का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से स्थित है। बताइएगा, कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, भारत के 4 बिंदु हैं, एक उत्तरी है, एक दक्षिणी है। तो दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो उत्तरी बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। जो पूर्वी बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? किवीथू कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है, या कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये आपको बताना है कहाँ पर है। और जो पश्चिमी बिंदु है, इसको गौरे माता कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरक्रीक भी कहते हैं। ठीक है, और यह गुजरात में स्थित है। तो जो आपका इंदिरा पॉइंट है, यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, अंडमान की राजधानी कहाँ पर है? बताइएगा। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? अंडमान में है, जिसका नाम क्या है आपका? बैरन द्वीप है। क्या नाम है? बैरन द्वीप है। यहीं पर एक और ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये भी आपके अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, चलिए, इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिएगा। तो देखिए, गौर माता कहाँ पर है? गुजरात में। इंदिरा कॉल लद्दाख में। किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। चलिए, 5वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बताइएगा।
स्वर्ण रेखा, नर्मदा, महानदी, भागीरथी। देखिएगा, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर? महानदी पर। यह भारत का सबसे कैसा है? सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, दूसरी चीज, भागीरथी पर बांध है, तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? टेहरी बांध है। कौन सा है? टेहरी बांध है। और जो कि कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा चट्टानी बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा चट्टानी बांध है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। और कहाँ पर है ये? गुजरात राज्य में है। इसी के किनारे कौन सी वो है? स्टेचू ऑफ यूनिटी है। अच्छा, स्वर्ण रेखा नदी पर कोई बांध नहीं है, लेकिन एक जलप्रपात है जिसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बता दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध, जिसको पता हो जल्दी से बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वह कौन सा है? सही आंसर बताइएगा जल्दी से, जिसको पता हो। नहीं पता हो तो फिर तो हम बताएंगे ही। उसका नाम है ग्रांट कुली। क्या नाम है? देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ग्रांट कुली। और ये कहाँ पर है? तो यह अमेरिका के अंदर है। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है उसका नाम क्या है? ग्रांट कुली है। और कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो भैया वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा एक बार आप लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी है? बताइएगा जल्दी से। सूर्य का कोणार्क मंदिर, हम्पी का रथ है, रानी की बाव है, एलोरा की गुफा है। बताइएगा। देखिएगा, जो भारतीय नोट हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 2000, सबके नोट के पे जो इसकी तस्वीर छपी है उसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह 10 रुपये के नोट पे छपा है। कितने? 10 रुपये के नोट पे। ठीक है। हम्पी का रथ जो है वह 50 रुपये के नोट पर। तो सही आंसर तो आपका बी हो जाएगा। रानी की बाव जो है वह 100 रुपये के नोट पर। एलोरा की गुफा जो है वह 20 रुपये के नोट पर। ठीक है, बचे कितने बताइएगा जल्दी से। तो आपका 100 हो गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप। 500 रुपये पर क्या है? लाल किला। क्या है? लाल किला। और 2000 रुपये के नोट पर क्या है? तो मंगलयान मिशन। क्या है? मिशन मंगलयान। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। हम्पी का रथ जो है वह 50 रुपये के नोट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एशियन विकास बैंक और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने कहाँ पर कुटुंब कार्यक्रम का आयोजन किया? वाराणसी, भोपाल, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। बाकी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका गठन कब हुआ, ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो तो बताइएगा। तो देखिएगा, कुटुंब कार्यक्रम जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए अब हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिएगा, एशियन विकास बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? किसी को पता हो तो बताइएगा। तो दिसंबर 1966 में। कब हुई? दिसंबर 1966 में। और एशियन विकास बैंक में कुल देश कितने हैं? तो कुल 68 देश हैं। कितने देश हैं? 68 देश हैं। इसके साथ में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? फिलीपींस में है। कहाँ पर है?
फिलीपींस में है, ठीक है। अच्छा, इसके जो चेयरमैन है मतलब हेड हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कोई मत्सुगु असाकावा, ठीक है। ये इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्थापना 1966 में। कुल 68 देश हैं। फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस में एक और मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का। और अध्यक्ष कौन है? तो मत्सुगु असाकावा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी, ऋषि सुनक या बाइडन बाबा? बताइएगा। तो 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वह किसको चुना गया? अच्छा, आप लोग बताइएगा, तब तक मैं एक और प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि पहला भारतीय जिसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, प्रथम भारतीय, बताओ जिसको, पहला भारतीय कौन था जिसको टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? और इस का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जेलेंस्की हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कहाँ के हैं? तो भैया ये यूक्रेन के हैं। कहाँ के हैं? यूक्रेन के। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। क्या है? कीव है, सब लोग जानते ही हो। अच्छा, यूक्रेन में ही एक दुर्घटना हुई थी जिसका नाम था चेरनोबिल, ठीक है, चेरनोबिल, ठीक है, परमाणु संयंत्र था। इसमें क्या हुआ था? विस्फोट हो गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो यूक्रेन के अंदर है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और जिनको कब चुना गया था? वर्ष 1930 में। कब? वर्ष 1930 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 1930 किसको चुना गया था? महात्मा गांधी जी को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक है सुल्तान ए मेमायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? जल्दी से बताइएगा। वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, इरफान पठान, जहीर खान? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा, तब तक मैं और लिखता हूँ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसकी है? ठीक है। फिर है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? साथ में प्लेइंग इट माई वे, यह किसकी है? चलिए ये भी बताइएगा आप लोग। तो देखिएगा, सुल्तान मेमायर जो है वह वसीम अकरम की है। किसकी? पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वसीम अकरम, इनकी ये आत्मकथा है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसकी बताइएगा कि अ टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? तो युवराज सिंह की है। किसकी है? युवराज सिंह की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह किसकी है? तो यह है सौरभ गांगुली की। किसकी है? सौरभ गांगुली की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? तो यह सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, एक पुस्तक है 281 बियॉन्ड, बताइएगा। 281 बियॉन्ड ये किसकी पुस्तक है? तो यह बीबीएस लक्ष्मण की है। किसकी है? बीबीएस लक्ष्मण की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस देश के कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा। जापान, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर स्वीडन? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय के ने कोल्ड मतलब ये पूछा है आपसे कि कोल्ड ड्रिंक संग्रहालय कहाँ पर है। तो भैया ये किसके साथ समझौता किया है? डेनमार्क। किसके साथ में किया है? डेनमार्क के साथ में। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन है, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बताइएगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, 51। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 49। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 49 हो जाएगा। 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन है। क्या है? कृषि एवं पशुपालन है। 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है। 51 में बेटा क्या है? तो 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और ये चारों के चारों क्या हैं आप लोगों के? ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। क्या हैं? डीपीएसपी हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सितार, डायनमो। तो जल्दी से बताइएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, माइक्रोफोन किसको परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डायनमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया अगर मेहनत वगैरह पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी भी बहुत देर की क्लास बची है, तो अगर आप लोग वीडियो को शेयर वगैरह करेंगे तो थोड़ा हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण, प्लवन के कारण, सयानता के कारण या फिर प्रत्यास्थता के कारण? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, लालटेन या लैंप की बत्ती में किसके कारण जो होता है वह तेल ऊपर चढ़ता है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण जो होता है या तेल जो होता है ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अच्छा, प्लवन का कोई उदाहरण आप लोगों को पता हो बताइएगा। जैसे कि जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है? प्लवन पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु जो डूब जाती है, इस तरीके वाला एक उदाहरण है ना, तो वो किसके ऊपर है? प्लवन के ऊपर ही है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। या प्रत्यास्थता क्या होती है? इसका कोई उदाहरण याद हो आप लोगों को? सयानता का क्या है? ये देखो, ये चारों जो पॉइंट लिखे हैं ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको एक बार आप लोग अपने बुक वगैरह जो हो उससे आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइएगा। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस जो होती है वह प्रयुक्त होती है? मेथेन होती है, ब्यूटेन होती है, मस्टर्ड गैस होती है या एसिटिलीन होती है? तो देखिएगा, जो हमारी एलपीजी गैस होती है, ठीक है, जो घर में एलपीजी गैस प्रयोग होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? ब्यूटेन का प्रयोग होता है। अच्छा, जो मेथेन होती है या गोबर गैस में प्रयोग होती है? किसमें? गोबर गैस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब पशु जो होता है जुगाली करता है तो उसके मुख से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। या धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन।
अच्छा, मस्टर्ड गैस क्या होती है? तो मस्टर्ड गैस जो थी इसका प्रयोग, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। किसमें? इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। एक युद्ध मतलब एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। और एसिटिलीन क्या होता है? जो फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी ऑप्शन। सिगरेट के लाइटर में जो है वह ब्यूटेन का प्रयोग होता है। किसका होता है? ब्यूटेन का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? जल्दी से बताइएगा। भ्रूणपोष, परिदल पुंज, मध्य फल भित्ति या एरिल? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, हम लोग भ्रूणपोष किसका खाते हैं बताइएगा। तो जो नारियल होता है ना, नारियल का क्या खाया जाता है? भ्रूणपोष। परिदल पुंज किसका खाया जाता है बताइएगा। परिदल पुंज जो है वह किसका खाते हो जल्दी से? तो कटहल का। किसका? कटहल का। मध्य फल वित्ती किसकी खाते हो? पपीता की। और लीची का कौन सा भाग खाते हो? एरिल। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह महाराष्ट्र में स्थित है बताइएगा। तारापुर, रावतभाटा, काकरापार, कुडुनकुलम। देखिएगा, महाराष्ट्र में देखो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। सही आंसर तो ए ही हो जाएगा। रावतभाटा राजस्थान में है। काकरापार बताइएगा, काकरापार कहाँ पर है? तो काकरापार आपका गुजरात में है, सूरत के अंदर। और कुडनकुलम कहाँ पर है? तो कुडनकुलम आप लोगों का तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ पर, तो सही आंसर तो आपका ए हो गया। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा था? भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है मतलब परमाणु विद्युत संयंत्र या विद्युत ग्रह? तो वो आपका है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है महाराष्ट्र में। और किसकी सहायता से ये बनाया गया था? तो अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। रावतभाटा जो था वो कनाडा की सहायता से। किसकी? कनाडा की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चकर शब्द किस खेल से जुड़ा है बताइएगा। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, पोलो, वॉलीबॉल। तो बताइएगा चकर शब्द जो है वह किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर आप लोगों का क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो चकर शब्द है वह किससे जुड़ा हुआ है? पोलो से जुड़ा हुआ है। किससे? पोलो खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिएगा आप लोग समझ सकते हो। पोलो शब्द का और कोई शब्द है? बंकर। कौन सा है? बंकर भी इसी में होता है। ठीक है, चुक्का होता है। और कौन सा शब्द होता है? चुक्का होता है, बंडर होता है। ये सारे किससे शब्द जुड़े हुए हैं? तो पोलो से जुड़े हुए हैं। अच्छा, बास्केटबॉल से कौन से जुड़े हुए हैं आप लोग बता दीजिएगा। तो बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं बैकबोर्ड। कौन सा है? बैकबोर्ड जुड़ा है। फ्रंट कोर्ट जुड़ा है। क्या जुड़ा है? फ्रंट कोर्ट जुड़ा है। पिनोट जुड़ा है। ठीक है, बैडमिंटन से कौन से जुड़े हैं? तो बैडमिंटन से भी कई सारे हैं। नेट फॉल्ट है, डबल फॉल्ट है, ड्यूस है। इसको याद रखिएगा, ड्यूस है। ठीक है, स्मैश है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है लब। ठीक है, तुम्हारी आशिकी वाला लब नहीं। और वॉलीबॉल से कौन से जुड़े हुए हैं? तो वॉलीबॉल से भी एक लब जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैडमिंटन में भी लब है, वॉलीबॉल में भी लब है, याद रखना आप लोग। स्विच है, एरियल है। क्या है?
एरियल है। ठीक है, ये सारे शब्द जो है इनको याद रखिएगा। बाकी 17वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? स्नेहलता श्रीवास्तव, मीरा कुमार, राजकुमारी अमृत कौर या राधाबाई सुब्रायन? बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? स्नेहलता श्रीवास्तव जो थी वो भारत की पहली महिला महासचिव है लोकसभा की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मीरा कुमार कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। कौन? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। राजकुमारी अमृत कौन कौन है? पहली मंत्री, पहली भारतीय महिला मंत्री। ठीक है, पहली भारतीय महिला मंत्री। और राधाबाई सुब्रायन कौन है? सुब्बारायन सॉरी। तो ये राधाबाई सुब्बारायन कौन है? तो भारत की पहली महिला सांसद। भारत की पहली महिला सांसद कौन बनी थी? तो राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, चलिए सही आंसर ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश है? नीदरलैंड, स्वीडन, चीन, सऊदी अरब? तो देखिएगा ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड है। स्वीडन ने क्या किया? बैंक नोट जारी करने वाला देश का, दुनिया का पहला देश, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश। ठीक है। चीन क्या है? तो चीन ने तो कई सारे काम किए हैं। कागजी मुद्रा शुरू, ठीक है, कागजी मुद्रा सबसे पहले कहाँ हुई? तो चीन में हुई। सिविल सेवा, ठीक है, सबसे पहले जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है वह कहाँ शुरू हुई थी? चीन में शुरू हुई थी। ठीक है। सऊदी अरब ने क्या किया है? तो रोबोट को, उनके रोबोट का नाम क्या था? सोफिया नाम था। ठीक है, क्या नाम था? सोफिया। इसको नागरिकता प्रदान करने वाला पहला, मतलब रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 20वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 24 मार्च, 21 फरवरी, 17 अप्रैल? सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा 17 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 मार्च को टीबी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस। टीबी ABCD वाली टीबी नहीं, ठीक है, जो बीमारी होती है, क्षय रोग। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए सही आंसर सी हो जाएगा। देखिएगा ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास वगैरह जो है वो पसंद आ रही होगी। देखिएगा अब कल की क्लास को हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो आप लोग वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जो लोग लाइक नहीं किए हैं भैया लाइक कर दीजिएगा। फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चलिए कल के प्रश्न आ गए हैं। कल के प्रश्नों को हम लोग जल्दी से जल्दी में निपटाते हैं। पहला प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोल पर्यवेक्षणशाला स्थित थी। कहाँ स्थित थी भैया? धौलावीरा में। कहाँ स्थित थी? धौलावीरा। अगली प्रश्न था कि प्रियदर्शिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन था? हर्ष था। ठीक है, जो राजा हर्ष था। और इन्होंने और कौन सी लिखी थी? नागानंद लिखी थी। और कौन सी लिखी थी? एक और लिखी थी, उसको अभी नाम बताइएगा। प्रियदर्शिका लिखी थी, नागानंद लिखी थी, रत्नावली लिखी थी। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा हर्षचरित किसने लिखी थी? ठीक है, हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी? तीसरा प्रश्न था कि चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मैंने आपको बताया था बाघ था। क्या था? बाघ था। चौथा प्रश्न था निम्न में से किसे उड़न परी के नाम से जाना जाता था? तो उड़न परी के नाम से PT उषा को जाना जाता था, माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला प्रश्न था
कि झागोर तथा खोल किस राज्य के लोक नृत्य थे? तो झागोर तथा खोल गोवा वाले बीच के लोक नृत्य के थे। ठीक है। अगला प्रश्न था कि गोधना लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो गोधना लोक कला जो है किससे संबंधित थी? तो बिहार से संबंधित थी। और बिहार से कौन सी थी? एक और एहपन थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन सी थी? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश से कौन सी संबंधित थी? मैंने कल आप लोगों को बताया था, राजस्थान मेहंदी। ठीक है। कौन सी थी? चौक पूरन। और महाराष्ट्र की अब आप लोग बता दीजिएगा। अगला प्रश्न था कि बेजी कल्चर किससे संबंधित है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई आदिम कृषि, समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरी कल्चर, शहद उत्पादन को एपी कल्चर और केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर। अगला प्रश्न था कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में है? तो पंचभद्रा झील जो है वो कहाँ थी? राजस्थान के अंदर थी। उत्तराखंड में रूपकुंड। ठीक है। आगे देखिएगा, लमेरु हाथी रिजर्व किस राज्य में था? तो छत्तीसगढ़ में था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में था। 10वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ओपेरा नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। फिर अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो भैया कौन सा नहीं होता है? निमोनिया नहीं होता है। निमोनिया किससे फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा फैलता है। फिर अगला प्रश्न था कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य नहीं है? तो शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाने का कार्य जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। किसका होता है? वसा का होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न था कि वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। किसका? पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। 14वां प्रश्न था कि 91वें संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो इसके तहत दल बदल कानून लाया गया था। क्या लाया गया था? दल बदल कानून लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख कहाँ पर था? तो अनुच्छेद 330 में है। कहाँ पर? अनुच्छेद 330 में है। 343 में क्या था? संघ की राजभाषा। 266 में क्या था? भारत की संचित निधि। और 312 में क्या था? अखिल भारतीय सेवाएं। 16वां प्रश्न था, आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसकी पुस्तक थी? उमादास गुप्ता की थी। किसकी? उमादास गुप्ता की। हियर योर सेल्फ किसकी थी? तो प्रेम रावत की थी। ठीक है। इंडिया अफ्रीका राजीव कुमार भाटिया। और डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और ये किसकी थी? एस सूर्य प्रकाश की थी। फिर अगला प्रश्न था कि इंडिया की उड़ान पहल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें सहयोग किसने किया है? तो गूगल ने किया है। किसने? गूगल ने किया था। अगला प्रश्न था कि नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो हरिद्वार घोषित किया गया था। कौन सा? हरिद्वार। ठीक है। 19वां प्रश्न था कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो गुजरात बना था। सी ऑप्शन सही था आप लोगों का। और अंतिम प्रश्न था कि निर्मला सीतारमण के द्वारा धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आपका गोवा के अंदर किया गया था। ठीक है। चलिए, ये हमारे आज के रिवीजन के भी क्वेश्चन हो गए। भाई अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करिएगा। हम लोग इस टारगेट पे पहुंच गए हैं। अगर आज आप लोग 8 सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं तो हम लोग जो है कल 1000 का आंकड़ा छू लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इतने तो आप लोग आराम से ही बढ़ा सकते हैं अगर वीडियो को अच्छे से आप लोग शेयर कर देते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। ठीक है। 7 बजे आप लोगों से मिलेंगे और 7 बजे कल जो है वो आप लोगों को करंट अफेयर्स कराएंगे। ठीक है। किसकी क्लास होगी? करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और सब कुछ नोट करते रहिएगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।